नमस्कार, मैं हूं एन.वी. शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन अगर माना जाता है तो वो है लीवर। लीवर को एक कमाल का ऑर्गन कहते हैं क्योंकि इसमें एक मल्टीटास्किंग फैसिलिटी है। ये कोलेस्ट्रॉल बनाता भी है, कोलेस्ट्रॉल को क्लियर भी करता है, ब्लड फिल्टर करता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता है, डाइजेशन एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे इसके काम है। इम्यूनिटी फैक्टर भी इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन जब डिजीज़ की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो लिवर से होने वाली डिजीज़ 3 मुख्य बीमारियां पकड़ी गई है। एक है सिरोसिस ऑफ लिवर जो अधिक शराब के सेवन से होता है और लिवर में निशाने पड़ जाते हैं। सेकंड है हेपेटाइटिस जो कि सिंपल भाषा में अगर कहे जाए तो वो है लीवर में सूजन आना और ये वायरसेस के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी के कारण होता है या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण भी हो सकता है। और तीसरी बात जो है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जिसको शॉर्ट में NAFLD कहते हैं। ये क्या है, इस बीमारी के बारे में आज अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने शहर के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल देवतले को यहाँ आमंत्रित किया है और इनसे हम जानेंगे कि ये NAFLD क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं शरीर पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you so much for Sir, inviting me. थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर। सर, NAFLD जो है ये आज हम अपना विषय है डिस्कशन का, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को लीवर क्या है और लीवर के फंक्शंस क्या है ये ज़रा समझा देंगे। हेलो, मैं डॉक्टर राहुल देवतले हूँ। मैं MBBS MD मेडिसिन फिर DNB गैस्ट्रो किया है। मैं अभी फ़िलहाल सक्करदरा और उदयनगर में प्रैक्टिस करता हूँ और NKP साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में विजिटिंग कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम NAFLD के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ कहते हैं उसे। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ इसलिए कि ये विदाउट अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से फैटी लिवर हो रहा है। तो ये जब हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ तो हमें बाकी चीज़ों से फैटी लिवर डिसीज़ होने वाले जो है उसे हमें रूल आउट करना होता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, हेपेटाइटिस C, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, विल्सन डिसीज़, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये अदर कॉजेस है फैटी लिवर डिसीज़ के। ये सब रूल आउट जब करते हैं, जब नहीं होते हैं तो हम उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ कहते हैं। लेकिन सर अक्सर कहा जाता है कि ये बिना शराब के सेवन के भी हो जाता है और बिल्कुल, शराब के सेवन से भी फैटी एसिड जमने लगता है, फैटी लिवर। यस। तो क्या डिफरेंस दोनों में क्या आ जाता है? देखिए, फैटी लिवर यानी क्या, तो लिवर में फैट जमा हो रहा है। ये काफ़ी चीज़ों से हो सकता है, काफ़ी डिसीज़ में हो सकता है। तो अल्कोहल में भी फैट जमा होता है और नॉन अल्कोहल की वजह से भी फैट जमा होता है। जी। ऐसे हिस्टोलॉजिकली कहे तो माइक्रोवेसिकुलर और मैक्रोवेसिकुलर होते हैं, बट उसके जो असर होना है, उसके जो इफ़ेक्ट्स होने हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। बट उसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है दोनों के टोटली डिफरेंट है। ओके। इसलिए ये दोनों डिसीज़ को अलग कैटेगरी में रखा गया है। क्या ये तीन ही डिजीज हैं, सिरोसिस, हेपेटाइटिस और नॉन NAFLD? नहीं, ये कॉमन कॉजेस हो गए हैं अच्छा, लीवर डिसीज़ के, मेन क्रॉनिक है लिवर वो। डिसीज़ के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस है। बाकी और भी काफ़ी रीजंस है लीवर के डिसीज़ होने के, लीवर पे असर होने के, वो लेस कॉमन में आते हैं, इसलिए हमें वो बार बार उतना सुना ही नहीं देता है, दिखाई नहीं देते पेशेंट्स उतने। लेकिन फैट उसमें भी डिपॉजिट होता है जैसे? फैट्स उसमें भी डिपॉजिट होते हैं, लीवर पे असर उसमें भी होता है, सिरोसिस के तरफ लेके जाते हैं ये डिसीजेस। लीवर के फंक्शंस के बारे में बताइए सर, और लीवर के बारे में जरा। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये सिर्फ एक ही रहता है शरीर में और पेट के राइट साइड में ऊपरी हिस्से में होता है लीवर। इसके काफ़ी फंक्शंस है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ सिंथेटिक फंक्शन। प्रोटीन्स लाइक अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, सेरुलोप्लाज्मिन,
कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र प्रोटीन्स, ये सारे प्रोटीन्स बनाने का काम लीवर का होता है। दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि जब ज़ख़म हो जाए तो खून बहता है, उसे रोकने का काम क्लॉटिंग फैक्टर्स करते हैं, ये भी लीवर बनाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल, जिससे कि सेक्स हार्मोन्स, विटामिन डी बनाए जाते हैं, ये भी लीवर बनाता है। फिर बाइल एसिड्स, जो कि खाना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी काम का होता है, ये भी लीवर में बनाए जाते हैं। बिलीरुबिन, जो शरीर में बनता है, उसका कॉन्जुगेशन करके एक्सक्रीशन करने का काम लीवर ही करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे दवाइयाँ हो गई, शराब हो गई, फिर अमोनिया, यूरिया, इनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है। सो इम्यूनिटी वाइज भी लीवर काफ़ी हद तक इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम करता है। सो ये तो कुछ ही बताए हैं मैंने लीवर के फंक्शंस, बट 50 फंक्शन है। काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है, काफ़ी। सर कभी कभी कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है, मतलब वो लीवर कहते हैं ना कि द फेंस ईटिंग द गार्डन, या तो लीवर अपने ही सेल्स को खाने लग जाता है। ये गति, ये स्थिति कब आती है? ऑटोइम्यून लीवर डिसीज़ अपने आप ही खुद को बताता है, जैसे खुद की इम्यूनिटी खुद के ऑर्गन पे हावी हो रही है, उसके वजह से लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद रीजनरेट हो सकता है, तो जैसे डैमेज होता है रीजनरेट होता है, बट वो नॉन ऑर्गेनाइज रीजनरेशन होता है। तो धीरे धीरे फिर फाइब्रोसिस होना, फिर फाइब्रोसिस से आगे स्टेजेस बढ़ना, जैसे फाइब्रोसिस के 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, और 4th स्टेज को सिरोसिस कहा जाता है। तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन क्या होता है सर? सिरोसिस क्या होता है लीवर? क्योंकि जनरली सिरोसिस शराब वालों को ये प्रॉब्लम चांसेस है। सारे ही जो डिसीज़ है लीवर रिलेटेड क्रॉनिक डिसीजेज, वो अल्टीमेटली डिसीज़ को प्रोग्रेस करता है सिरोसिस के तरफ। सिरोसिस यानी श्रंकन ऑफ लीवर, श्रिंकेज ऑफ लीवर। सो लीवर सिकुड़ जाता है, हार्ड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। वो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, तो रीजनरेट डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, तो नोड्यूल्स बनने लगते हैं, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गए। बट अल्टीमेटली हार्ड होके श्रंक होने लगता है लीवर, उसे सिरोसिस कहते हैं जी। ये एंड स्टेज डिसीज होता है। मैक्सिमम केसेस में इरिवर्सिबल होता है, एक आध केस में रिवर्स हो सकता है, और रेयर है। रेयर है। जी, वापस अपने टॉपिक पर आते सर। बिल्कुल। NAFLD जो है, ये कितने टाइप्स के होते हैं? नेफल्ड मीन्स NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। इसे अभी मैफल्ड, MAFLD भी कहा जाता है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लीवर डिसफंक्शन, लीवर डिसीजेस, मैफल्ड। क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक कॉज के वजह से नहीं हो रहा है, अपने लाइफस्टाइल और अपने जो अदर डिसीजेस है लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, इन सब के कॉम्बिनेशन के वजह से लीवर पे असर होता है, लीवर में फ़ैट जमा होने लगता है और धीरे धीरे लीवर को इंजरी करके लीवर डिसीज़ होने लगता है। तो इसके 3 टाइप्स बोलूँगा मैं। इनिशियली सिर्फ फैटी लीवर होता है, जिसमें लीवर में फ़ैट जमा होना लगता है, बट वो सिर्फ फैट जमा होता है, वो लीवर को इंज्योर नहीं करता है शुरुआती स्टेज में। फिर धीरे धीरे जैसे फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ते जाता है, तो धीरे धीरे लीवर को इंजरी करना शुरू कर देता है, तो लीवर को डैमेज होना शुरू होता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। ये जब स्टेज आ जाती है तो उसे हम नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस बोलते हैं, NASH, नैश। स्टेटो का क्या होता है? स्टीएटोसिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर, यानी लीवर में फैट जमा होना, वही फैटी लीवर को मेडिकल टर्म्स में स्टीएटोसिस बोलते हैं। तो ये 2 मेन है, MFLD और NASH, ये 2 Yes. कितना कॉमन होता है सर? ये पहले तो लीवर डिसीज़ के मेजर रीजंस अल्कोहल और वायरसेस थे, बट अभी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है,
फैटी लीवर इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है नॉन अल्कोहलिक कि अभी ये मोस्ट कॉमन कॉज हो गया है सिरोसिस का. NAFLD is the most common cause of cirrhosis now all over the world, I can say. इंडिया में इसका प्रिवेलेंस अराउंड 30% है और बाकी देशों में भी अराउंड 25 to 30% प्रिवेलेंस है NAFLD का. यानी प्रिवेलेंस यानी अराउंड 30% लोग फैटी लिवर डिसीज से ग्रसित है अभी फ़िलहाल ये स्टेज पे. और अगर मॉर्टेलिटी की बात करें तो इसमें परसेंटेज बात, मॉर्टेलिटी वाइज फैटी लिवर डिसीज़ या इनिशियल ओनली फैटी लिवर या नैश अल्टीमेटली मॉर्टेलिटी नहीं कॉज करेगा, इमीडिएट मॉर्टेलिटी, बट आगे जाके ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे, सिरोसिस कॉज करेंगे, फिर उसके बाद डिकम्पनसेशन होगा और अल्टीमेटली लीड टू एंड स्टेज डिसीज एंड डेथ. बट इनिशियल स्टेजेस में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते. स्टेजेस की बात कर रहे सर हम, तो उसमें पहले हेपेटाइटिस होता है, फिर उसके बाद फिब्रोसिस होता है, ऐसा? श्योर, यस यस. कि किन स्टेजेस कौन से सर? शुरुआत में फैट जमा होगा जिसको फैटी लीवर कहते हैं, फिर आगे चल के उसको इंजुर होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन आएगी लीवर में, तो उसे हम नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं. वो रीजनरेट होगा डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो उससे फाइब्रोसिस होना शुरू होगा. क्या होता है सर फाइब्रोसिस? फाइब्रोसिस मीन्स सॉफ्ट टिश्यू, नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रोटिक टिश्यू. तो फाइब्रोसिस के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 यानी सिरोसिस. मतलब फाइब्रोसिस लीड्स टू सिरोसिस, यस एग्जैक्टली. स्टेज वही होगा. यस जी. कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे सर, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उठ सकते इस लिवर डिजीज़ के कारण? कॉम्प्लिकेशंस वाइज इनिशियली तो कॉम्प्लिकेशन ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बट धीरे धीरे जैसे लीवर का डिसीज़ प्रोग्रेस होगा, लीवर सिरोसिस के तरफ जाएगा, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस दिखने शुरू होते हैं, जैसे पेट में पानी जमा होना, दिमाग पे असर होना, पैरों पे सूजन आना, फूड पाइप की नसें फूल जाना, वराइसिस बोलते हैं उसे, वो फूड के खून बहना, खून की उल्टी होना, काली लैट्रिन होना, किडनी पे असर होना, लंग्स पे असर होना, इवन हार्ट पे भी असर होता है. तो लीवर का इन्वॉल्वमेंट जैसे बढ़ते जाता है, लीवर का डिसीज़ बढ़ते जाता है, तो बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होना शुरू होता है और अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन फेलियर में लैंड अप होते हैं पेशेंट्स. जी, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सब कुछ, बहुत कुछ डिजीज अफेक्ट होता है इसमें. हाँ, लीवर के वजह से बाकी और सारे ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं और काम करना धीरे धीरे कम करते हैं. ये कॉम्प्लिकेशंस से याद आया सर, एक होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब कॉम्बो ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी या डायबिटीज हो गई, ये हाउ डज दैट अफेक्ट? वही मेटाबॉलिक डिसफंक्शन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अल्टीमेटली हमें फैटी लिवर कॉज करता है, इसलिए उसका रीनेमिंग हुआ है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इज इक्वल टू मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज. दोनों में डिफरेंस ये है कि NAFLD में हम बाकी डिसीज़ को रूल आउट करते हैं, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए सिग्निफिकेंट, जिसकी डेफिनेशन है 2 पेग्स पर डे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो वो नहीं होना चाहिए. बाकी अदर कॉजेज जो बोले मैंने, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन, TPN एंड अदर ड्रग्स एज वेल, वो भी कॉज कर सकते हैं, वो हमें रूल आउट करना होता है. बट MAFLD में हमें ये सब रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं है. मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होना चाहिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ अल्कोहल या फिर अदर जो कॉजेज़ हमने देखे हैं फैटी लिवर के, वो होना नहीं होना, उसको रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं होती. सर आपने जैसे बताया लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, तो लीवर कोलेस्ट्रॉल पर भी कोई फ़र्क पड़ता है इसके प्रोडक्शन, अगर लीवर में डिजीज़ हो गया? बिल्कुल. तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी है? बिल्कुल, उसे विशियस साइकिल कहते हैं. लीवर का काम होता है बैड कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज करना और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करना. तो जब लीवर इंजरी होती है, लीवर काम करना धीरे धीरे कम होता है, तो ये सारे फंक्शन भी हैम्पर होते हैं. तो उसके वजह से फिर
जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना है वो कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है और ये फिर साइकिल क्रिएट हो जाती है। जी। सिम्टम्स की बात करेंगे सर, तो ये NAFLD का जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, और सुना है कि शुरुआती दौर पे कुछ पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा है। नेफल्ड ये क्रॉनिक डिसीज़ है। इनिशियली हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमारे लीवर में फ़ैट जमा हो रहा है या लीवर को इंजरी हो रही है। सब नॉर्मल चलते रहेगा, सब अपने हिसाब से अपना जो डेली रूटीन होता है वो फॉलो करते रहेंगे, उनको पता नहीं चलता है। जैसे कि बाकी डिसीज़ में होता है, हार्ट के, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसमें इनिशियली पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमें हो भी रहा है कि नहीं कुछ। बट धीरे धीरे जैसे लीवर को इंजरी बढ़ती है तो पेशेंट्स को तकलीफ़ होना चालू होता है। जैसे पेट में हल्का हल्का दर्द होना राइट साइड में, राइट अपर क्वाड्रेंट में, ऐसे खिंचाव पैदा होना। फिर बाकी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कमज़ोरी आना, थकावट आना, वज़न बढ़ना या सडनली वज़न कम होना। जॉन्डिस टाइप का कुछ होता है सर, येलोइंग ऑफ द स्किन? यस, इन द एडवांस स्टेज, हेपेटाइटिक स्टेज, हमें जॉन्डिस मिल सकता है। अच्छा। बट इतना डीप जॉन्डिस इनिशियली तो नहीं मिलता है। हम LFT जब करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट, उसमें हल्का सा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल सकता है। बट वो हमें सीधे सीधे दिखना इतना इजीली नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होता है। जी। मेडिकल साइंसेस ने काफ़ी कुछ एडवांस किया है सर, तो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात करें तो डायग्नोस्टिक्स में कुछ नए टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हुए हैं? यस यस, डायग्नोसिस के लिए यानी जो कन्वेंशनल वे है, पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, एग्ज़ामिनेशन करना है, फिर बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स करते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, शुगर्स, ब्लड फास्टिंग एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर्स चेक करना है। क्योंकि डायबिटीज़ ये इतना स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है फैटी लिवर, अराउंड 70% ऑफ NAFLD पेशेंट्स हैव डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ की तरफ खास ध्यान देना है काफ़ी ज़्यादा। फिर नॉन इन्वेजिव टेस्ट है फैट क्वांटिफाई करने के, जैसे सोनोग्राफी में हम पता कर सकते हैं कि फैटी लिवर है कि नहीं। दूसरा फाइब्रोस्कैन में भी कंट्रोल्ड एटेन्यूएशन पैरामीटर करके वैल्यू मिलती है, उसमें भी हमें पता चलता है फैटी लिवर। दूसरा MRI, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमें काफ़ी अच्छी तरह से क्वांटिफाई करने में हेल्प करती है कि लीवर में कितना फ़ैट है। बाकी फिर और ब्लड रिपोर्ट्स है, जैसे काफ़ी मार्कर्स है, और फाइब्रोसिस मार्कर्स भी अभी डेवलप हुए हैं। कुछ ब्लड रिपोर्ट को मिला के फाइब्रोसिस मार्कर्स हम देख सकते हैं कि लीवर में फाइब्रोसिस है कि नहीं है। अक्सर एक टर्म सुनते सर, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो ये हाउ डज दिस हेल्प इन डायग्नोसिंग? यस, LFT इज़ लीवर फंक्शन टेस्ट विच इज़, यानी हम वो करते हैं कि जल्दी पकड़ में आए, लीवर में कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, लीवर में कुछ इंजुरी हो रही है क्या, लीवर अच्छे तरह से काम कर रहा है कि नहीं है, उसका जो फंक्शंस है वो बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो स्क्रीनिंग के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट देख सकते हैं। बट उस लीवर अच्छे तरह से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमें वो सिर्फ LFT से नहीं मिलती है, बाकी रिपोर्ट्स भी होते हैं। बट स्क्रीनिंग के लिए LFT इज़ अ वेरी गुड टूल, बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट बोल सकते हैं। जी। बाकी फिर आगे भी काफ़ी टेस्ट होते हैं। एडवांस स्टेज में हमें लीवर बायोप्सी भी लग सकती है, बट यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में या यूजुअली हम सारे पेशेंट का बायोप्सी नहीं करते, बट वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फैटी लिवर एंड NASH डायग्नोस करने के लिए। सर आपने कहा सिरोसिस इज़ द एंड स्टेज, लीवर ख़त्म ही हो गया है समझो, तो क्या लीवर ट्रांसप्लांट एक वायबल ऑप्शन है? यस, लीवर ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट एक स्टेज के बाद ही, जब लीवर सिरोसिस हो जाए, डीकम्पनसेटेड हो जाए, रिकवरी के चांसेस नहीं है और दूसरे कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो लीवर ट्रांसप्लांट इज़ द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। यानी लीवर ट्रांसप्लांट ही है जो हमारे लीवर जो ख़राब हुआ है उसे ठीक कर सकता है।
अदरवाइज़ कोई भी दवा या कोई भी ऐसी प्रोसीजर नहीं है जिससे लीवर ठीक हो जाए। बट लीवर ट्रांसप्लांट हो की स्टेज आने के पहले काफ़ी लंबा समय होता है जो हम जल्दी पकड़ में लाएं, जल्दी ढूंढे और उसको ठीक करें, और रिवर्सिबल होता है वो स्टेज तक। तो ये हमें इसके तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी पकड़ में आए, जल्दी डायग्नोस हो, और उसके लिए हम सब प्रयत्न करें रिवर्स करने के लिए। ये आप लोग कैसे ठहराते हो सर कि कंप्लीट लिवर ट्रांसप्लांट होना या पार्शियल लिवर ट्रांसप्लांट करना, ये किन कंडीशंस पर डिपेंड करता है? पार्शियल लिवर ट्रांसप्लांट आजकल तो होना नहीं है। यूजुअली पेशेंट को कितना पार्ट ऑफ लीवर लगेगा वो BMI एंड वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। पहले होता था पार्शियल लिवर ट्रांसप्लांट, बट अभी पेशेंट को रिक्वायरमेंट जो है उसके वेट के हिसाब से वो डिसाइड होता है बिफोर ट्रांसप्लांट, प्री ट्रांसप्लांट चेकअप्स में, और उस हिसाब से डोनर का उतना पोर्शन लीवर का निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी, इसमें क्या टर्म्स कंडीशंस क्या रहते हैं सर, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट करना इजी काम नहीं है? नो, लीवर ट्रांसप्लांट काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, काफ़ी जटिल सर्जरी है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है, 12 से 14 घंटे का प्रोसीजर होता है वो। और ट्रांसप्लांट के पहले भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद भी काफ़ी टर्बुलेंट इवेंट्स होते हैं, काफ़ी हेल्थ और लाइफ को थ्रेटनिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट चलो कर लेते हैं और दूसरे दिन अच्छा हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रोसीजर है, तो रिस्क भी ज़्यादा होता है, और उसके बाद भी हमें काफ़ी लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन्स लेने होते हैं, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, और वो लेना ज़रूरी होता है लीवर अच्छे कंडीशन में रखने के लिए। मतलब मैचिंग भी करनी पड़ती है? लीवर एक ऐसा ट्रांसप्लांट सर्जरी है जिसमें HLA मैचिंग या ब्लड ग्रुप मैचिंग ना हो तो भी हम कर सकते हैं। अच्छा। तो HLA मैचिंग तो हम करते ही नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, इवैल्यूएशन में ही नहीं है। ब्लड ग्रुप मैचिंग हो सके तो करती है, बट अगर ऑप्शन ही नहीं है, ब्लड ग्रुप मैच डोनर ही नहीं है, तो ABO इनकॉम्पैटिबल लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसे। ये क्या होता है सर? इसमें ब्लड ग्रुप मैच नहीं है फिर भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब नॉट नेसेसरी कि रिलेटिव्स का ही लीवर हो, बाहर वालों का भी लीवर ले सकते? बाहर का ले सकते हैं, बट बाय रूल्स गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है, उसके हिसाब से बाहर का नहीं ले सकते। रिलेटिव्स का ही चाहिए, बट रिलेटिव में भी ब्लड ग्रुप सेम वाले नहीं होंगे कोई, तो भी हम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। बट आपने जैसे कहा रिस्क ही रहता है अल्टीमेट। हाँ, रिस्क तो रहेगा, इतना बड़ा प्रोसीजर है, इतनी बड़ी सर्जरी है, जी, रिस्क तो रहना ही है। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका क्योर तो नहीं हो सकता, सिर्फ ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। yes. तो उसके बारे में ज़रा डिटेल्स बताइए। फैटी लीवर डिसीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, ये अपने दैनंदिन जीवन शैली से रिलेटेड है। हमारा खान पान, हमारा रहना, एक्सरसाइज, हम कितना एक्टिव है, कितनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सब हमें आगे जाके फैटी लीवर डिसीज़ हो या ना हो वो डिसाइड करता है। तो हमें ये चीज़ों की तरफ ध्यान देना है पहले से, कि अपना वज़न कंट्रोल रहे, ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ ना जाए, हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स की तरफ ध्यान दे। एशियंस का BMI स्केल अलग है। आइडियली कितना होना चाहिए? 18 टू आइडियली 18.5 टू 23 एशियंस में नॉर्मल कहा जाता है, बट कॉकेशियंस यानी फॉरेन कंट्रीज़ में 18.5 टू 25 इज़ नॉर्मल लिमिट। अच्छा, तो एशियंस का थोड़ा कम BMI नॉर्मल समझा जाता है, तो दे आर मोर ओवरवेट ईजीली। तो वज़न कंट्रोल रखना है, पहली बात तो वज़न के तरफ ध्यान देना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी स्थूल दैनंदिन जीवन शैली नहीं होना, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जैसे हफ्ते में 5 दिन तो भी एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। फिर खाने की तरफ ध्यान देना है, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट काफ़ी अच्छा है, उस हिसाब से वेस्टर्नाइज डाइट को अवॉइड करना है, फास्ट फूड, जंक फूड्स को अवॉइड करना है,
और शुगर की तरफ ध्यान देना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शुगर डायबिटीज़ जल्दी पकड़ में आए, उसे जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें। इवन प्री डायबिटिक स्टेज में है तो उस हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें। मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं भी है तो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक हम शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं, और ये अल्टीमेटली आगे जाके फैटी लीवर करेगा। अगर शुगर कंट्रोल्ड है, अच्छे से मेंटेन्ड है, तो फैटी लीवर कम हो जाएगा, लीवर में फ़ैट भी कम हो जाएगा, जमा भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली अपने लीवर की हेल्थ अच्छी रहेगी। मतलब आपने एक बहुत सुंदर तरीका कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज 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 बेटर देन क्योर। मतलब ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन रखा जा परमानेंट सकता है। क्योर न होने के कारण आपने जैसे कहा होने ही नहीं देना है हमें। जी, डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स में वही फॉलो करना है कि ये लीवर में फ़ैट जमा ना हो, या जमा हुआ तो उसे जल्दी पकड़ में लाके उसे कम कर दीजिए। जो चीज़ें हैं फ़ैट बढ़ाने वाले, उसे हमें रोकना है, उसे कम करना है। जो चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाएगी उसे बढ़ाना है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, डाइट मॉडिफिकेशन, खाने में बदलाव, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेना है, सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने हैं, शुगर मीठा कम रखना है, वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो उसे कम करने का प्रयास करना है। ये सारी चीज़ें हमें लंबे समय तक फ़ायदा देगी। अल्कोहल इज अ स्ट्रिक्ट नो यहाँ पर, लेकिन एब्सोल्युटली। लेकिन साथ साथ में मीट या नॉनवेज फूड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नॉनवेज ले सकते हैं, नॉनवेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उसे पकाने का तरीका और उसमें डाले हुए इंग्रेडिएंट्स, उसके तरफ ध्यान रखना है। काफ़ी मसाले जो अपने इंडियंस में यूज़ होते हैं थोड़ा अवॉइड करना है। ऑयली चीज़ें कम रखनी है, तेल कम रखना है। यूजुअली कहा जाता है मटन में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, वो भी हम कम क्वांटिटी में रख सकते हैं, बट अवॉइड करना है टोटली ऐसी नहीं है, ले सकते हैं। लीवर डिजीज़ की बात की हमने, तो उसमें पानी का कंजम्पशन कैसे होना चाहिए सर? पानी तो नॉर्मली जितना पीते हैं, जितना पीना चाहिए उतना ही पीना है। वाटर रेस्ट्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जब सिरोसिस हो जाए तब भी वाटर रेस्ट्रिक्शन का ऐसे कुछ गाइडलाइंस में नहीं है। तो पानी पीना कम करना है, या कम पानी पीना है, या शरीर को पानी की ज़रूरत कम हो जाती है, ऐसा नहीं जो है। नॉर्मल कोटा है वो नॉर्मली रिक्वायरमेंट जो है बॉडी को वो 3 से 4 लीटर पानी पीना है। जी सर, आपका ये शो अपने आप में एक बहुत सुंदर डिस्कशन था, एडवाइस था, लेकिन अगर आप व्यूअर्स को कुछ टेक होम मैसेज देना चाहते हो तो क्या रहेगा? लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसे हमें अच्छी तरह से ख्याल रखना है और उसे मेंटेन करना है। उसे अच्छी तरह से ख्याल रख के उसे इंजरी ना हो, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट मॉडिफाई करिए, खाने में वेस्टर्न फूड जो है, जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करिए, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करिए, और रेगुलर फॉलोअप में रहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप करिए, एक पर्टिकुलर एज के बाद 40-45 के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक होते रहने चाहिए, सो दैट जो बीमारी है हमें जल्दी पकड़ में आए और उसके हिसाब से हम आगे प्लान करें ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग थैंक टू यू यू। सो थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक्स।